हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं महिपाल फड़ौदा फिर से स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। कक्षा 12 का जो चैप्टर वेक्टर था वो अपने चल रहा था और वेक्टर में हमने 10.4 तक लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर दिए थे। 10.4 तक आपने देखा होगा। जो टॉपिक अपने मुख्य रूप से ए डॉट बी दो सदिशों का अदिश गुणनफल और ए क्रॉस बी दो सदिशों का सदिश गुणनफल, दोनों टॉपिक हमने कंप्लीट कर दिए थे। आज इसकी जो विविध प्रश्नावली है उसको अपन सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं एक एक क्वेश्चन को। विविध प्रश्नावली में आपको फर्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है वो ये है कि XY तल में x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ वामावर्त दिशा में 30 डिग्री का कोण बनने वाले मात्रक सदिश लिखिए। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। जो आपकी विविध प्रश्नावली 10 है, विविध प्रश्नावली 10 है, उसका पहला क्वेश्चन देखो। देखो विविध प्रश्नावली का पहला जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि एक्स वाई कोई तल है। एक्स वाई आपको प्लेन दे रखा है, ये जानते हो आपकी 4 टाइप के अपने प्लेन होते हैं, उसमें से जो एक्स वाई प्लेन है आपको वो लेना है। ठीक है, एक बार प्लेन बना के देख लेते हैं एक्स वाई प्लेन कैसे बनेगा। देखो एक्स वाई प्लेन जो होता है वो आपके कुछ इस टाइप का होगा। एक्स वाई प्लेन मतलब एक्स वाई समतल की बात कर रहा है। ये एक्स हो गया, वाई हो गया, एक्स डैश और इसको आप वाई डैश, इस तल की बात कर रहा है। इसमें एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा पॉजिटिव की डायरेक्शन की बात कर रही है। इसकी वामावर्त दिशा से, वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलना, यूं चलेंगे वामावर्त दिशा में। तो यहां मान लो एक वेक्टर मान लेता हूं वामावर्त दिशा में, ये 30 डिग्री, इसके साथ एंगल कितना बनाता है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। मान लो ये P है और ये O है। एक मात्रक सदिश निकालना है, मतलब ये जो सदिश आप निकालोगे ना OP, इसका जो परिमाण होगा ना वो परिमाण बराबर किसके होगा, 1 के बराबर होगा। मान लेते हैं जो P है, P के कोऑर्डिनेट x, y है। कैसे, ये वाला घटक देखो आप, ये जो घटक होगा ये तो क्या हो जाएगा आपके x, और ये जो घटक आपने बनाया ना ये घटक आपका क्या हो जाएगा y। तो P के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या हो जाएंगे x, y। मुख्य रूप से आपको निकालना है क्या, सदिश निकालना है। तो आपको OP निकालना है। क्या निकालना है, OP। यहां देखो जो OP सदिश होगा ना, OP सदिश बराबर कैसे लिख सकते हैं, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। तो OP डायरेक्शन में लिखना है ना, तो इसको यूं लिखिए XI के प्लस YJ के, यूं बनेगा। अब आपको चाहिए क्या, अगर OP निकालना है ना तो आपको x और y चाहिए। तो इस ट्राइंगल से आप x और y निकाल सकते हैं। मान लो ये M है, ये M। तो यहाँ ट्राइंगल OPM में, इस त्रिभुज में एक बार साइन का प्रयोग कर लो और एक बार कोस का कर लो, आपके x और y आ जाएंगे। अगर मैं इसमें साइन का प्रयोग करूं, साइन थीटा का अगर मैं प्रयोग करूं, तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे में कर्ण। तो लंब का मान तो कितना है y और कर्ण का मान कितना है 1। थीटा का मान यहाँ दे रखा है 30 डिग्री है, साइन 30 का मान कितना हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा y/1। तो यहाँ से y निकल के कितना आ गया 1/2। एक बार किसका उपयोग कर लो, एक बार आप इसमें कोस का उपयोग कर लो। तो कोस बराबर आप जानते हो क्या होता है, आधार बट्टे में कर्ण। ये रहा आपका आधार और ये रहा आपका कर्ण। तो आधार तो कितना हो गया x और कर्ण कितना हो जाएगा 1। थीटा कितना दे रखा है इसमें देख लो 30 डिग्री है। कोस 30, और कोस 30 का मान आप जानते हो √3 में क्या होता है 2। यहां से क्या निकल के आ जाएगा x, ये x आ गया। अब क्या करना है, इस x और y के मान को इसमें रख दो, आपका OP सदिश आ जाएगा। OP सदिश x का मान कितना है √3/2, ये √3/2 आई के। y का मान कितना है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 और क्या हो जाएगा j के। ये आपको OP सदिश प्राप्त हो जाएगा। अब उसने यूं कहा था कि OP जो है ना मात्रक सदिश है, मतलब इसका परिमाण निकालने पर एक आना चाहिए। आप चेक कर सकते हो, अगर मैं इसका परिमाण निकालूं OP का जो परिमाण होगा वो क्या होगा √, इसका स्क्वायर करो 3/4, इसका स्क्वायर कर लो 1/4। यहाँ पर जो OP का मैग्नीट्यूड होगा ना, परिमाण होगा, वो आपको 1 ही प्राप्त होगा। यानी कि ये एक मात्रक सदिश है कि नहीं। तो आपको ये पूछा हुआ था कि XY जो तल है ना उसके अंदर x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ
अक्ष अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ वामावर्त जो 30 डिग्री का कोण बनता है ना, एक मात्रक सदिश निकालना। तो वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज की बात कर रहा है, तो ये एक मात्रक सदिश है, इसीलिए इसका मैग्नीट्यूड परिमाण कितना किया हुआ, ए किया हुआ है। ओपी सदिश लिखना है तो पहले ओपी को लिख लो, एक्स वाई चाहिए तो यहाँ इसकी सहायता से एक्स वाई निकाल सकते हैं। ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। दूसरे के अंदर आपको पी और क्यू दे रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। देखो दूसरा क्या कह रहा है कि जो पी दे रखा है ना वो x1 y1 z1 है, और जो क्यू दे रखा है वो आपके x2 y2 z2 है। ये कह रहा है कि मिलाने वाले सदिश के अदिश घटक और परिमाण ज्ञात करो। यानी कि P को Q से जो मिला रहा है ना उसके सदिश घटक, अदिश घटक P से Q जो मिला रहा है ना वो सदिश, उसके अदिश घटक और परिमाण निकालो। सिंपल सी बात है, P और Q आपस में मिलेंगे तो PQ बनेगा कि नहीं बनेगा, क्या बनेगा, PQ। PQ कैसे निकालते हैं, अंतिम बिंदु का जो स्थिति सदिश है मतलब OQ माइनस कर लो प्रारंभिक बिंदु के स्थिति सदिश में से, मतलब कर लो OP। OQ में से OP माइनस कर लो। OQ का मतलब है बिंदु Q का स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर। इसका जो पोजीशन वेक्टर बनेगा OQ वो क्या बनेगा, x2i के प्लस y2j के और प्लस क्या हो जाएगा z2k के। P OP का मतलब है जो पॉइंट O दे रखा है ना, P दे रखा है ना उसका पोजीशन वेक्टर। तो x1i के प्लस y1j के और प्लस क्या हो जाएगा z1k के। अब दोनों को यहां पुट कर दो तो यहां देखो आपके PQ वेक्टर क्या बनेगा, OQ। OQ कितना है, x2i के प्लस y2j के प्लस z2k के माइनस OP। OP है x1i के माइनस y1j के और माइनस का z1 क्या हो जाएगा, ठीक है। OQ और OP की वैल्यू पुट की है। अब आप क्या करोगे, I J और K को कॉमन ले लो। इन दोनों में आपको नजर आ रहा होगा I कॉमन आएगा, और इन दोनों में J कॉमन आ रहा है, और इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, K कॉमन आएगा। यहां से देख लो आप PQ वेक्टर क्या बनेगा, PQ वेक्टर बराबर इन दोनों में से I कॉमन ले लो तो x2 माइनस x1 I के, और इन दोनों में से क्या कॉमन ले लो J, तो y2 माइनस y1 और क्या हो जाएगा J के, और इन दोनों में से कॉमन ले लो K, तो Z2 माइनस Z1 और क्या हो जाएगा K। अब आपको क्वेश्चन में यह कहा गया है कि इस सदिश के अदिश घटक निकाले। एक तो आपको इसके अंदर कंपाउंड निकालना है, इसके अदिश घटक निकालना है। तो यहाँ अदिश घटक आप जानते हो, अदिश घटक किसको कहते हैं, अदिश घटक। अदिश घटक मतलब जिसमें डायरेक्शन नहीं लेनी है, दिशा नहीं लेनी है। एक तो ये लिख दो x2 माइनस x1 कॉमा लगा के ये लिख दो y2 माइनस y1, और साथ में ये लिख दो z2 माइनस z1। ये इसके अंदर कंपाउंड हो जाएंगे। एक आपको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, परिमाण चाहिए, तो इसका परिमाण निकाल लो। OP का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, रूट ऑफ I के कोफिशिएंट का स्क्वायर, J के कोफिशिएंट का स्क्वायर, K के कोफिशिएंट का स्क्वायर। मतलब जो इनके गुणांक है ना उनका रूट में स्क्वायर करके जोड़ दो। इसका भी स्क्वायर, J का जो कोफिशिएंट गुणांक उसका भी स्क्वायर, और K का जो गुणांक है उसका भी क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। ये आपके मैग्नीट्यूड आ गया। दो बात इसमें पूछी गई है, एक तो इसके स्केलर कंपाउंड अदिश घटक वो निकाल दिए, और साथ ही साथ इसका मैग्नीट्यूड पूछा है तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया। ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। इसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए, आपके क्वेश्चन नंबर 2 में एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। एक लड़की है, पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलती है। उसके पश्चात उत्तर से 30 डिग्री पूर्व, किताबों में थोड़ा मिसप्रिंट हो सकता है, जहां पश्चिम लिखा है वहां किताब में आप पूर्व पढ़े। पूर्व की दिशा में 3 किलोमीटर चलती है और रुक जाती है। प्रस्थान के प्रारंभिक बिंदु से लड़की का विस्थापन ज्ञात करना है। देखो वहां यूं है कि पहले तो आप डायरेक्शन दो, काफी अच्छा क्वेश्चन नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप डायरेक्शंस बनाओगे ना
दिशाएं जो होती है वो बनाओगे। ये होती है नॉर्थ डायरेक्शन और ये होती है साउथ डायरेक्शन। ये हो जाएगी ईस्ट, ये हो जाएगी वेस्ट। नॉर्थ मतलब उत्तर दिशा है ये, और साउथ मतलब ये दक्षिण दिशा है। ईस्ट मतलब ये पूर्व दिशा है। वेस्ट मतलब ये पश्चिम दिशा है। कोई भी यहां से इस डायरेक्शन जब स्टार्ट होता है ना, तो यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट होता है, मूल बिंदु से। एक लड़की है वो यहां से स्टार्ट हो रही है, मान लो ये पॉइंट ओ है, ओ से वो लड़की स्टार्ट हो रही है। इस दिशा में कितने किलोमीटर चलती है? 4 किलोमीटर की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ 4 किलोमीटर तो चली और यहाँ आके रुक गई, ये 4 किलोमीटर। एक लड़की यहां से यहां चली, कितनी चली? 4 किलोमीटर, और जाके रुक गई। रुकने के बाद क्या किया? रुकने के बाद उत्तर से 30 डिग्री पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चली। उत्तर से पहले तो आप देखो उत्तर कौन सा है? नॉर्थ मतलब ये है उत्तर, ये उत्तर है। ये काम लेना नहीं है तो इसको मैं हाईलाइट नहीं करता हूं, इमेजनरी बना देता हूं। इमेजिन की इस उत्तर से कितना डिग्री ऊपर देखो, उत्तर ही है, 30 डिग्री पूर्व की ओर। पूर्व किधर है? इस साइड थे। उत्तर से 30 डिग्री पूर्व मतलब ये जो एंगल है ना, ये एंगल ध्यान रखना, ये 30 डिग्री है। उत्तर कौन सी? ये वाले, ये ऊपर जाएंगे डायरेक्ट से 30 डिग्री पूर्व मतलब इधर चलिए, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। कितने किलोमीटर चलती है? उत्तर से 30 डिग्री पूर्व ये चलती है 3 किलोमीटर। ये चलती है 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर जाके फिर यहाँ रुक जाती है। ये भी हो गई, एकदम सिंपल सी कहानी है। फिर से सुनो, एक लड़की है, वो यहां से स्टार्ट होगी, ओरिजिन से स्टार्ट होगी, 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है। 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है और रुक जाती है। रुकने के बाद उत्तर से 30 डिग्री इस साइड हो गई, पूर्व की ओर मतलब इस साइड होगा। 3 किलोमीटर चलती है और फिर रुक जाती है। फिर क्या कहा सुनो, फिर कह रहा है कि प्रस्थान के प्रारंभिक बिंदु से, प्रस्थान मतलब स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था? यही था। प्रारंभिक बिंदु से लड़की का विस्थापन, विस्थापन मतलब होता है सीधी दूरी, मतलब जहां रुकी है ना लास्ट में और जहां से शुरू हुई है, ये एकदम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी, सीधी दूरी निकाल, ये निकालना है। कुल मिला के बात तो यही हुई कि ओबी निकालना है। क्या निकालना है? ओबी। कैसे निकालेंगे ओबी? पहले तो आप ओबी को लिख लो कि ओबी क्या चीज है। ओबी कोई ना कोई सदिश जरूर होगा, सदिश। ओ से बी तक की दूरी में सदिश मान के चल रहा हूं। इस 3 को एक काम करता हूं, यहां से हटाता हूं मैं, ठीक है। 3 को मैं यहां से हटा रहा हूं। आप ये मान के चलिए जो ए बी है ना, ए बी डिस्टेंस जो चली है लड़की, वो कितने किलोमीटर की है? 3 किलोमीटर। ये लंबवत है पूरा का पूरा 90 है, तो ये अगर 30 डिग्री है तो ये आप जानते हो कितने डिग्री होगा? ये होगा 60। कितने डिग्री होगा? 60 डिग्री। ये 60 हो गया। इस बी बिंदु से मैं इस पर लंब डाल देता हूं। मेरे को बी प्राप्त करना है ना, बी प्राप्त करने, इस पर लंब डाल देता हूं। इस पर लंब प्राप्त करेंगे तो आप जानते हो कि इस बी के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? अगर ये वाला कोऑर्डिनेट अक्ष कोऑर्डिनेट है और ये जो डायरेक्शन में जा रहा है, ये हाइट जो जा रही है वाई है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए अक्ष कोमा वाई। तो कुल मिला के मेरे को ओबी लिखने में कोई परेशानी नहीं है। अक्ष आई के प्लस वाई जे के, अक्ष आई के प्लस वाई जे के। ये वाई हो सकता है, ये अक्ष हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक होते हैं आपके, वो अक्ष और वाई मैंने लिख दी, ओबी हो गया। अब अगर ओबी चाहिए, ओबी मतलब विस्थापन है, जो लड़की जहां से स्टार्ट हुई और जहां पर रुकी है, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक की बात हो रही है, सीधी दूरी जो होती है वही विस्थापन होती है आपकी। आपको अक्ष और वाई का मान चाहिए। कैसे प्राप्त करेंगे? देखो, अक्ष क्या चीज है? मान लो मैंने इससे लंब डाला और वो जो बिंदु था लंब वाला वो एम है। अगर मेरे को ये प्राप्त करना है, कुल मिला के बात ये अक्ष प्राप्त करना है। अगर ये प्राप्त करना है तो इस पूरे में से, ये जो आपको नजर आ रहा है एओ, इस पूरे में से ये छोटी वाली लाइन घटा दो। मतलब अगर पूरे ओ ए में से मैं ए एम घटाता हूं तो मेरे को अक्ष मिल जाएगा। इसी प्रकार से आप देखो, आपको अगर वाई चाहिए, क्या चाहिए? वाई।
तो वाई अपन कोई ना कोई यहाँ पर एंगल लगाएंगे, एंगल लगा के निकाल देंगे। जब अक्स आ जाएगा तो वाई भी आपको मिल जाएगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है। देखो कैसे, पहले अक्स निकालते हैं। अक्स निकालने के लिए मैं काम करता हूँ, ये निकाल लेता हूँ ए एम। ओ ए का मान तो 4 है ही मेरे पास, अक्स माइनस इसका मान तो 4 है, माइनस ए एम निकालना है। तो आप इस ट्राइंगल को देखो, त्रिभुज को, इधर वाले को देखोगे ना, तो बी ए एम में, इस त्रिभुज में किसका प्रयोग करूं कि ये दे रखा है आपको 60 डिग्री, इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी, ये कर्ण हो जाएगी, आधार हो जाएगा। मतलब आपको लंब और आधार के अंदर कॉम्बिनेशन चाहिए। या आप नीचे वाली भुजा निकालना चाहते हो तो कर्ण आपके पास कितना है, 3 है, तो आप कोस का भी प्रयोग करो। किसका प्रयोग कर लो, कोस का। कोस का प्रयोग करो इसमें, कोस थीटा का प्रयोग करोगे तो कोस थीटा का मतलब क्या है, आधार। आधार मतलब ए एम है, बट्टे में कर्ण, कर्ण का मतलब है आपके पास ए बी। थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री, तो यहां हो जाएगा कोस 60, ये हो गया कोस 60। ए एम का मान अपन को चाहिए, और जो ए बी है ना वो ऑलरेडी अपने पास 3 है। कोस 60 का मान आप जानते हो, 1/2 होगा, यहाँ हो जाएगा ए एम बट्टे में कितना, 3। तो यहां से जो ए एम मिलेगा वो कितना मिलेगा, 3/2। तो यहाँ ये काम कर लो आप, यहाँ 3/2 रख, कितना रख दो, 3/2। अब आप 4 में से 3/2 को घटा लो, 4 में से 3/2 को घटाओगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 5/8 हो जाएगा, 3 कम कर लो, 5/में क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा अक्स का मान है। ठीक है, अक्स का मान मिलने के बाद वाई का कैसे निकालें, वाई मतलब इसकी बात कर रहे हैं, वाई मतलब इसकी बात कर रहे हैं। अगर अपने पास ये मान आ चुका है, नीचे वाला कितना मान आ चुका है, 3/2, तो आप इसी त्रिभुज में, ये जो त्रिभुज आपको नजर आ रहा है, इसी त्रिभुज में साइन का प्रयोग कर लो। किसका प्रयोग कर लो, साइन का। तो यहाँ पर साइन थीटा का प्रयोग करोगे तो साइन थीटा का मतलब लंब बट्टे में कर्ण होता है, लंब हो जाएगा, बट्टे में क्या हो जाएगा, थीटा का मान कितना है, 60 है, ये साइन 60 हो जाएगा। साइन 60 बराबर y/3, और साइन 60 का मान आप जानते हो, √3 में क्या होता है, 2, y/में क्या हो जाएगा, 3। y की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 3√3 में क्या आ जाएगी, 2। ये वैल्यू किसकी आ गई, y। अब ओ भी चाहिए था तो ओ भी में वैल्यू रख दो, ये रहा ओ भी। ओ भी सदिश बराबर अक्स की वैल्यू कितनी है, 5/2 आई के, और वाई की वैल्यू कितनी है, 3√3 में क्या हो जाएगा, 2, और क्या हो जाएगा, जे के। ये आपको ओ भी सदिश मिल जाएगा, बड़े आराम से कर सकते हैं, आसान सा क्वेश्चन है। डायरेक्शन सही बना लो और ट्राइंगल का उपयोग कर लो, और इस लाइन को डॉटेड कर देना। ये काल्पनिक हमने लंब डाला था उसके ऊपर, जो कि पॉइंट एम पर है। ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 था, और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, सॉरी क्वेश्चन नंबर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ इसको आपको बुक में नेगेटिव लिया हुआ बताएगा। नेगेटिव लेने का उसका रीजन है कि ये आप देख रहे हो कौन सा क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट के साइन क्या होता है, अक्स तो नेगेटिव होता है, वाई किसमें होता है, पॉजिटिव। तो डायरेक्शन की वजह से यहाँ आप माइनस लगा सकते हो। ये जो आपके वैल्यू निकाले आपने अक्स की, ये रही, हालांकि ये तो पॉजिटिव आ रही है, लेकिन आपको इसको यहाँ नेगेटिव लेना है, यहाँ भी क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। नेगेटिव लेने का और कुछ कोई सेंस नहीं है। जैसे इसका अगर आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो मैग्नीट्यूड तो वही आना है, मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि माइनस का भी क्या हो जाता है, प्लस। अब यहाँ पर वास्तविकता में ये होना चाहिए, तो विस्थापन है ना, विस्थापन आप भी जानते हो, तो विस्थापन है, तो विस्थापन तो एक तरह की दूरी है, तो इसका मैग्नीट्यूड आना चाहिए, जबकि बुक में ऐसा नहीं है, इसमें वेक्टर फॉर्म में ही दे रखा है, तो आप वेक्टर फॉर्म में लिख लो, क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन लगा लो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, चौथा क्वेश्चन की, अगर ए वेक्टर बराबर है बी प्लस सी, ए वेक्टर जो है वो बराबर है किसके, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के, ये आपको गिवन है, दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है। तब क्या ये बात सत्य है कि ए का जो परिमाण होता है वो बराबर होगा किसके, बी के परिमाण के और सी के परिमाण के। अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, चेक करना है कि ये बराबर होते हैं या नहीं होते। देखो ये आपको 3 डायरेक्शन जो दे रखी है किसी ट्राइंगल के लिए, त्रिभुज के लिए। ये मान लो कोई ट्राइंगल है, त्रिभुज है, ए
ये बी है और ये सी। ये आपको ऑपोजिट डायरेक्शन दे रखी बी और सी सेम डायरेक्शन में है, तो मान लो ये जो डायरेक्शन है इस टाइप से दे रखी, ये डायरेक्शन है, ठीक है। अब आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो, हालांकि ये काम कर लो कि ए यहाँ दे रखा है ना, तो बी और सी को सेम करना है, तो यहाँ अगर आप बी लिखोगे तो आपको यहाँ ए लिखना पड़ेगा, और यहाँ अगर आप सी लिखोगे तो यहाँ बी लिख लो, यहाँ ए बी लिखा हुआ है, यहाँ ए लिखो, मतलब सेम डायरेक्शन में करना है इन दोनों को, और रिजल्टेंट क्या रहने वाला है, ये रहने वाला है। क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं क्या? अगर इस ट्रायंगल की बात करूं मैं, त्रिभुज की, तो इसमें क्या होगा कि ये जो आपका ए का मैग्नीट्यूड होगा ना, वो हमेशा छोटा होगा किससे, बी के मैग्नीट्यूड से और सी के मैग्नीट्यूड से। कारण क्या है? कारण है कि त्रिभुज के अंदर क्या होता है कि दो भुजाओं की जो लंबाइयों का योग होता है वो तीसरी से हमेशा क्या होता है, अधिक होता है। यहाँ कारण क्या लिखोगे, चूंकि त्रिभुज में दो भुजाओं त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाइयों का योग सदैव तीसरी भुजा से अधिक होता है, सदैव तीसरी भुजा से अधिक होता है। त्रिभुज में दो भुजा की जो लंबाइयों का योग होता है ना, वो तीसरी भुजा से हमेशा क्या होता है, अधिक होता है। अतः आप ये कह सकते हो कि ये जो उसने कहा है ना कि ए सदिश का परिमाण बराबर नहीं होगा किसके, बी सदिश के परिमाण के प्लस सी सदिश के परिमाण के। सिंपल सी बात है कि ए वेक्टर बराबर बी प्लस सी है, तो इसका जो परिमाण है वो बराबर होगा बी और सी के। ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। कारण त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाइयों का योग होता है ना, वो हमेशा तीसरी भुजा से क्या होता है, अधिक होता है। इसका रीजन यही देना है कि त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाइयों का जो योग होता है वो तीसरी भुजा से हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है। यहाँ पर आपके आराम से सोल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होगी। चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अक्ष का वे मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए एक मात्रक सदिश है। ये कह रहा है कि अक्ष की आपको वैल्यू निकालनी है, अक्ष का मान निकालना है, और ये जो दे रखा है ना, ये एक मात्रक सदिश है, मतलब इसका जो परिमाण है वो ए के बराबर है। ये आपको गिवन है, दिया हुआ है कि अगर ये मात्रक सदिश है तो अक्ष का मान निकालो। मात्रक सदिश का परिमाण हमेशा कितना होता है, एक होता है। अब आप इसमें अक्ष को मल्टीप्लाई करवा लो, यूं बनेगा अक्ष आई के, अक्ष जे के और अक्ष के बराबर में कितना हो जाएगा, इसका परिमाण निकाल लो, रूट ऑफ अक्ष का स्क्वायर प्लस अक्ष का स्क्वायर प्लस अक्ष का स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक। दोनों और स्क्वायर कर लो, तो यहाँ तो 3 अक्ष स्क्वायर बचेगा, यहाँ 1 हो जाएगा। अक्ष स्क्वायर बराबर होगा 1/3, अक्ष बराबर आप लिख सकते हो प्लस माइनस 1/√। ये आपके वैल्यू आ जाएगी किसकी, अक्ष की वैल्यू आ जाएगी। अक्ष का मान निकालना था। ये जो प्रोडक्ट आपको दे रखा है ना, ये प्रोडक्ट आपके मात्रक सदिश है, तो मात्रक सदिश मतलब ए के बराबर आएगा। इसका परिमाण करोगे तो 1 के बराबर आ जाओगे, और रूट में क्या हो जाएगा, अक्ष स्क्वायर प्लस अक्ष स्क्वायर 3 बार जुड़ेगा तो 3 अक्ष स्क्वायर हो जाएगा, और दोनों साइड क्या कर दो, वर्ग कर दो, तो आपके अक्ष की आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखो, छठा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि अगर आपके पास ए सदिश है 2i प्लस 3j माइनस के, और बी सदिश जो है ना वो है i माइनस 2j प्लस के परिणामी के समांतर, इनका जो रिजल्टेंट है ना उसके पैरेलल समांतर एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण कितना है, 5 इकाई। देखो इनका जो रिजल्टेंट होगा ना, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, सी मान लेते हैं। मान लो इन दोनों का रिजल्टेंट है सी बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये होगा।
सी बराबर क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, रिजल्टेंट है सी, तो सी बराबर ए प्लस बी। अब आप यूं देखो, सी वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करना है तो 2i प्लस 3j माइनस के प्लस आई माइनस 2j और प्लस क्या हो जाएगा के। रिजल्टेंट सी बनेगा आपके 3i के प्लस का j के और प्लस का क्या हो जाएगा 0 के। इसके समांतर, इसके पैरेलल आपको निकालना है मात्रक सदिश, जिसका परिमाण कितना है 5 इकाई। इसके पैरेलल मतलब समांतर, मतलब इसका केप निकालना है मात्रक सदिश। तो मात्रक सदिश आप जानते हो, सदिश बट्टे में क्या होता है सदिश का परिमाण। इसका जो पैरेलल ना, इसका जो रिजल्टेंट आया ना, उसके पैरेलल में क्या निकालना है आपको, मात्रक सदिश निकालना है। मात्रक सदिश क्यों कहते हैं, कैप को कहते हैं। कैप का मतलब होता है सदिश बट्टे में सदिश का परिमाण। तो आप देखो सदिश कितना है, सदिश है अपने पास 3i प्लस का j, 0 को तो छोड़ दो, इसका परिमाण 3 का स्क्वायर 9 और 1। क्योंकि इसका जो परिमाण आपको कह रहा है ना, इसका जो परिमाण है, परिमाण कितना दे रखा है 5 इकाई दे रखा है। परिमाण क्या दे रखा है 5 इकाई। तो आप 5 से गुणा करवा लो, 5 सी के 5 गुणा ये हो जाएगा 3i प्लस का j और रूट में क्या हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10। अब क्या करोगे, इस 5 को गुणा करवा लो, ये हो जाएगा 15i के और प्लस का हो जाएगा 5j के और रूट में क्या हो जाएगा 10। आप चाहो तो सेपरेट डिवाइड कर लो, ये रूट 10i के और ये हो जाएगा 5 बट्टे में रूट में 10 क्या हो जाएगा, ये j के हो जाएगा। ये आपके इन दोनों के जो रिजल्टेंट है ना, उसके समांतर 5 इकाई वाला परिमाण वाला मात्रक सदिश आपने प्राप्त किया है। रिजल्टेंट मतलब पहले सही निकालो, मात्रक सदिश पूछा है मात्रक निकालो, कितने इकाई का निकालना है 5 इकाई परिमाण वाला, तो 5 से क्या करवा दो गुणा करवा दो, आपको मात्रक सदिश प्राप्त हो जाएगा। ये आपके क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गए हैं कंप्लीट।